सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। सियासत एक बेरहम खेल है। यहाँ कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी हतमी नहीं है। यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे यहाँ होने वाले ये जो चंद रोज़ पहले इलेक्शन हुए और इलेक्शन नताइज आने के बाद जहाँ तमाम जमातें हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक नज़र आती हैं, वहीं आज़ाद उम्मीदवारों के लिए बोलियाँ लगाने का सिलसिला भी ज़ोरों से जारी है। लाहौर से 9 मुंतखब MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी लाहौर वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और लाहौर में वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात के बाद पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। वसीम कादिर माजी में भी नून लीग का हिस्सा रह चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि PTI हिमायत याफ्ता बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि अलग रहकर कोई भी पहचान हासिल करना यकीनन मुमकिन नहीं है। जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत बनाने के लिए इत्तफाक होता नज़र आ रहा है और जल्द हम एक PDM प्लस टाइप की कोई हुकूमत देखने जा रहे हैं शायद। इस सब पे बात करने के लिए, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब स्टूडियोज़ में मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका भी अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप सबकी जैसे मैं डॉक्टर साहब से शुरू कर रही थी क्योंकि मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हुए। डॉक्टर साहब, एक तो पहला जो तासुर एक दिया जा रहा था कि जी आपकी पार्टी से बल्ला ले लिया गया। अब जो आज़ाद उम्मीदवार है जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, पहचान तो उनकी बल्ला ही थी, पीछे से PTI से आए थे, लेकिन अब देखिए जहाँ जहाँ जो जीता वो जीता। जितनी सीटें आप लोगों ने हासिल की आज़ाद उम्मीदवारों ने की, तो ये जो तासुर एक दिया जा रहा था कि आप लोगों को धांधली के जरिए हरा दिया जाएगा, आप लोगों के नंबर वो शो नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये तासुर तो ज़ाहिर हो गया। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने सीटें ली हैं, एज इट इज़ रिजल्ट जो आए हैं वही आए हैं, तो शफाफ इंतखाबात हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, इस तरह ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रोसेस ऑफ वोटिंग प्रोसेस था वो बड़ा अच्छा था, साफ और शफाफ था, बिल्कुल कोई मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें शुरू होनी हुई उसमें आप जो कहते हैं ना कि अगर मैं आपको आप किसी भी जगह पे जितने भी लोग जो एनालिसिस कर रहे थे, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उनके वहाँ पे देख रहे थे कि हलकों में क्या हो रहा है, KP में हर तरफ ज़्यादातर लोग कहते थे 85 to 90% लोग जो थे वो PTI की तरफ माइल थे। पंजाब में 65-70% के दरमियान में था। आप KP को देख लें, KP में उसी लिहाज से हमें सीटें मिली, उसी लिहाज से वोट मिले। उसमें भी 1-2 जगहों पे हमारे जो फॉर्म 45 है उस लिहाज से हम जीते हुए, लेकिन स्टिल इट इज़ रिफ्लेक्टिंग 85% ऑफ द रिजल्ट। बलूचिस्तान में वी नेवर एक्सपेक्टेड, कराची में हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसमें हमारे 3-4 सीटें 5 सीटें ऐसी हैं जिन पे हम सवाल पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। लेकिन पंजाब ये याद रखें, पंजाब को हमें KP को देखकर और पंजाब के अंदर हमें कम किया, क्योंकि पंजाब होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स, और इस वजह से पंजाब के अंदर किया है। और सिर्फ लोगों को ये कह रहे कि देखिए KP में जीत गए तो वहाँ पे अगर हार गए तो ये तो एक ही बात, ये एक बात नहीं है, 2 मुख्तलिफ। पंजाब में मुतवदा, और मैं शाबाशी देता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पे आ गया कि जहाँ पे जैसे हाफिज़ नईम साहब हैं, जैसे कायरा साहब ने कहा हुआ है, जैसे ये सारे लोग अभी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे आके छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत यहाँ से शुरू होने वाली है कि हम हायर मॉरल ग्राउंड की सियासत कर लेंगे। और एक बात याद रखें, बिलावल भुट्टो अगर वो चाहते हैं कि वो PMLN के साथ करें, तो बिलावल भुट्टो साहब को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये सिंकिंग टाइटैनिक है, ये सिंक हो रही है, और इससे जिन्होंने छलांग मार के हटना है वो आज छलांग मार ले। इसने सिंक होना था, होना है, होके रहेगी। क्यों? इन्होंने ना सिर्फ लोगों के पैसे चुराए, सर अब ये आपकी पार्टी के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, वसीम साहब वो टाइटैनिक में सवार हो गए, डूबने के लिए सवार हो गए। मैं वसीम साहब से मैं आपके तवज्जुह से वसीम साहब के सामने जाके सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके एक बात कही थी, अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे तो आप और अल्लाह ताला जाने, हम भी इसमें कुछ नहीं कह सकते। नंबर 2, इस दुनिया में आपको वोट आपके नाम का नहीं पड़ा, इमरान खान का पड़ा। जिन्होंने दिया है आपको वोट, आप उनके साथ खयानत करेंगे तो वो जाने और आप जाने, क्योंकि आप उनके वोटों की खयानत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में
अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सही बात ये है कि किसी का वोट ना चुराया जाए, और जैसे कायरा साहब ने कहा या मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने कहा है और जैसे हाफिज नईम साहब ने कहा है कि हमारे फॉर्म 45 के तहत भी हम हार गए थे तो हम एक्सेप्ट करते, तो वैसे अगर हम कर ले तो पाकिस्तान के फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो बाज़ जगहों पे बैठे हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। चलें जी, राना एहसान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लगा रही इस्तीफे वाला सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। राना एहसान साहब, इन्होंने कहा टाइटैनिक कितना डूब रहा है, ये नून लीग के हवाले से सेनेटर हुमायूं साहब ने, और अब पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो एक सवाल तो ये भी जन्म लेगा कि 16 महीने इकट्ठे हुकूमत करने के बाद दोनों जमातें आमने सामने रहीं, इलेक्शन कैंपेन में धुआंधार तनकीद का सिलसिला जारी रहा। अब दोबारा अगर एक पेज पर आते हैं तो लोगों की क्या याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि लोग आसानी से भूल जाएंगे कि अभी इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर इतनी तनकीद कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि हम नहीं बैठेंगे इकट्ठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो PMLN को ये कहना कि एक सिंकिंग टाइटैनिक है। PMLN सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है वफाक में, पंजाब के अंदर हम तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और बात यह है कि इनकी जमात के लोग हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हम और दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जमात को आप सिंकिंग टाइटैनिक कह सकते हैं। देखें, बात यह है कि जितने भी ये धांधली के इल्ज़ामात हैं ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी लगते रहे हैं। हमने फॉर्म 47 नहीं जारी किए, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने फॉर्म 47 नहीं जारी किए, ECP ने जारी किए। अगर किसी को कोई इतराज है, किसी को लगता है किसी के साथ कोई हाथ हो गया है या जो भी मामलात हैं, तो उसमें PMLN तो नहीं इन्वॉल्व। उसमें आप जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, अपनी एविडेंस पेश करें, और बिल्कुल अब हक पे फैसला होना चाहिए, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। आपके पास जो लीगल एवेन्यूज हैं आप बिल्कुल उनको अप्रोच करें, लेकिन अवाम को याद रहना चाहिए कि 35 पंक्चर जैसा भोंडा जो एक ड्रामा किया गया था और जो 4 हलके खोलने की बात की गई थी उससे भी कुछ नहीं निकला था। इंशाल्लाह अगर इनके पास एविडेंस हुई तो बिल्कुल इनके हक में फैसला होना चाहिए, लेकिन अगर वहां भी झूठे साबित हुए तो वो तो वक्त बताएगा कि किधर ये किस तरफ जाते हैं। आपने वक्त की बात की और हम भी लगारी साहब की तरफ जाते हैं क्योंकि वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है। लगारी साहब, आपने दोनों मेहमानों को सुना। लगारी साहब, 3 पार्टियों के सरबराहान का एक के बाद एक इस्तीफ़ा आ जाना, पार्टी सदारत छोड़ देना, जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खटक साहब, सिराजुल हक साहब, कैसे देख रहे हैं आप? ये एक ट्रेंड सेट होने जा रहा है? आपने तो बड़े इलेक्शंस कवर किए अपने पूरे करियर में, ज़रा रोशनी डालिएगा। मेरे ख्याल में इन तीनों का इस्तीफा एक मुनासिब अमल है और ऐसा होना चाहिए जब कोई नतायज की बात हो। मसला यह है कि सिराजुल हक साहब गालिबन वो इसलिए दे रहे हैं कि जो अब तक हम सुन रहे हैं कि जो PTI के हिमायत याफ्ता अरकान है वो शामिल हो रहे हैं जमात इस्लामी में, तो अमीर जमात इस्लामी ने अखलाकी तौर पर शायद वो अपना मनसब छोड़ दिया है। और ये नहीं मालूम है कि जमात इस्लामी में जो आज मेंबर हुआ हो वो चेयरमैन बन सकता है, अमीर बन सकता है, नहीं बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है, नहीं बन सकता, उनका इंतखाबी तरीकाकार क्या है। असल में इनको निशान इसलिए मिला था कि इन बकौल के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो मुनासिब नहीं हुए थे या ठीक तरीके से नहीं हुए थे, और याद करिए कि ये इनको अगर ये शामिल होते हैं तो इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे या फिर ये नए सिरे से उनको सरबराही मिलेगी, पार्लिमानी क़यादत किसके पास होगी, ये सारा कुछ सवाल भी। और ये भी हो सकता है कि सब अफरोजा हो, ये कहीं भी शामिल ना हो रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं असूली तौर पर ये समझता हूँ कि अददी अक्सरियत चूंकि उन आजाद लोगों की है जो PTI की हिमायत याफ्ता है, तो हुकूमत साजी के लिए पहला ऑप्शन उन्हीं को दिया जाना चाहिए कि वो अपनी अददी अक्सरियत को साबित करें, पेश करें, और वो अगर कोई इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हुकूमत बनाएं, और उनको ये राइट होना चाहिए कि वो इस अपनी हुकूमत बनाने के लिए पूरी कोशिश करें तो मुनासिब होगा। जहां तक धांधली का ताल्लुक है तो धांधली तो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात में होती रही है और इसमें भी यकीनन हुई होगी, लेकिन इस तरह की शिकायत मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सुनी और इनकी तरफ से भी सुनी है जो आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं PTI की तरफ से। अच्छा। उनकी शिकायत भी है
क्या मुस्लिम लीग नून से आपने ये सवाल नहीं किया है कि राना एहसान साहब ये बताएंगे कि उन्हें भी कोई शिकायत है या नहीं है कोई शिकायत, और वो समझते हैं फ्री और फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हुए हैं तो फिर ठीक है, फिर वो अपनी कोशिश करें, और वो जो आजाद कामयाब हुए वो अपनी कोशिश करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहरहाल जाकर अपोजिशन में बैठना चाहिए और कह देना चाहिए कि जनाब हमारी वाददी अक्सरियत नहीं है, हम हुकूमत साजी में हम कोई दावा नहीं रखते। हाँ, निगोशिएट कर रहे हैं, निगोशिएट पीएमएल से भी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अगर उनसे पीटीआई जो है वो अगर राब्ता करना चाहे तो उनसे भी निगोशिएट करें, जो भी सूरत हाल बनती है। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए लगारी साहब? मैं ये कहता हूँ या अपोजिशन में बैठना चाहिए, अगर कोई हुकूमत बनाने में शामिल हूँ तो फिर हुकूमत में वजारतें कबूल नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत में कोई वजारत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, वजारत नहीं लेनी चाहिए, फिर क्या कैसे देखते हैं फिर आप जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, फिर मैं दोबारा हुमायूं साहब और फिर राना साहब की तरफ जाती हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत में मदद करें, हुकूमत बनवाने में मदद करें, जो कानून साजी हो उस कानून साजी में मदद करें और पूरे तौर पर उनको फैसिलिटेट करें, जिनके साथ बात करें, चाहे वो पीएमएल के साथ करें या पीटीआई, चूंकि उस पीटीआई की पोजीशन ठीक है, जो आजाद ग्रुप जो है उसके साथ शामिल करें और उनके साथ शामिल होकर हुकूमत बनाएं, लेकिन खुद वजारतों में उनके तमाम जो भी मुनासिब इक़दाम हैं उनकी हिमायत करें। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने लगारी साहब का भी तज्जिया सुना, सीनियर तज्जियाकार हैं और बहुत से इंतखाबात लगारी साहब ने अपने करियर में कवर किए हैं, सहाफ़ती करियर में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो इलेक्शन वाले दिन से मैं भी कर रही हूँ कि अंदाज़ा ये किया जा रहा था या मुझे ऐसा लग रहा था, हर बंदे की अपनी एक राय है, क्योंकि इस तरह की इलेक्शन कैंपेन की गई थी कि लग रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पे शायद नहीं आएंगे। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग में से किसी एक के साथ आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने का मौका मिले तो शायद बिलावल एक ऑप्शन हो सकते हैं, नून लीग नहीं हो सकती, क्योंकि बिलावल शायद आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन नून लीग इसलिए नहीं हो सकती कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ तक पहुँचाने में नून लीग का बड़ा किरदार है। हालांकि पीटीआई की अपनी बहुत गलतियाँ, अपना बहुत बड़ा किरदार है पीटीआई का यहाँ तक पहुँचने में। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं? अभी भी इसका कोई चांस है, क्योंकि 11th आवर पे कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस तरह ये है कि आप सही कहती हैं कि अगर हम एक सेकंड के लिए हम ये सोचें कि इन दोनों में से कौन होगा तो शायद बिलावल। लेकिन देखिए अब ये यानी आप मेरी बात से, मेरे पॉइंट से एग्री कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं पीपल्स पार्टी के? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं। ठीक है, देखिए पीपल्स पार्टी में दो स्कूल ऑफ थॉट, जो मेरी नजर है दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब का स्कूल और एक बिलावल साहब का। बिलावल साहब ने रिसेंटली कहा है कि मैं पुरानी तर्ज की सियासत नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब है वो उसूल की सियासत करना चाहते हैं। इसका मतलब है वो फ्यूचर में ये देखना चाह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में उनकी जो फ्यूचर सियासत है वो किस रुख जाएगी। तो अगर उन्होंने अपनी सोच बदली है तो वो अपनी तकदीर बदलना शुरू कर देंगे, ये याद रखिए। वो कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। यानी पीटीआई वाले इंप्रेस हो गए उनकी सोच से? नहीं देखिए उनकी, और आपने उम्मीद लगा ली है कि तब्दीली लेकर आएंगे बिलावल साहब अपनी नई सोच की वजह से। आपकी बात से ये समझ आ रहा है डॉक्टर साहब? मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी में अगर वो ये चेंज ले आए और अपने फादर, चलिए आपने सोचना भी शुरू कर दिया तो बड़ी बात है ना। सोचते तो हम हमेशा है ना, ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरी बात, नहीं हम इजहार भी करते हैं। अब ये बिलावल के हवाले से पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही बिलावल की सूरत में? देखिए बिटवीन, अगर हम फ्यूचर को देखें बिटवीन बिलावल एंड मरियम, बिलावल की जो सोच है वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा फर्क है, और उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जो कि सेनेटर हैं, एक मिनट है, बिल्कुल मुझे कोट कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई से ताल्लुक है, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। मैं बिलावल उनको बेहतर लगते हैं। सुन ले, मुझे पर्सनली मैं समझता हूँ बिलावल अगर अपनी सोच जो वो जाहिर कर रहे हैं वो सही मानों में उसके साथ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ वो हाथ नहीं मिलाते, वो उसूल की सियासत करते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई किसके लिए नरम गोशा रखती है। ठीक है, आप पीटीआई नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ सोच, ठीक है। रह गई बात पीटीआई की, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इक्वली इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और हमारे चेयरमैन इमरान खान के साथ हुआ है, ठीक है। तो हम इक्वली ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं वो ब्लेम का जो ज्यादा सर है वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर डालता हूँ। नंबर 2, लेकिन बिलावल को आपको बेहतर मैं समझता हूँ उसके पास अभी इतना बैगेज नहीं है, अगर वो जमा कर ले तो उसकी अपनी मर्जी। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी के साथ एज ऑफ नाउ इल्हाक नहीं करना चाहिए।
फिर क्या करना चाहिए? अगर हमें हमारी सीटें चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में बेज़ाब्तियां देखकर हमसे बल्ले का निशान ले लिया था, तो जब वो इन इलेक्शंस में भी देखेंगे कि बेज़ाब्तियां थी और वो उनको करेक्ट कर लेंगे तो हमें हमारा हक मिल जाएगा। जब हमें हमारा हक मिल जाएगा तो हम इंडिपेंडेंटली एक गवर्नमेंट बना लेंगे। ही नहीं ना किसी भी इदारे पे, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, देखे ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बता देता हूं, आप यानी अब ये मामले दोबारा अदालतों में जाएंगे और सुन ले, ये जरूर जाएंगे जब आप मेरा हक मारेंगे। भी आप लोग सियासी इस्तेकाम नहीं लाना चाह रहे। नहीं, इसका सियासी इस्तेकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं समझता हूं मेरा हक मारा जाएगा, ताल्लुक नहीं डॉक्टर साहब, क्या इसका ताल्लुक है? हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जाके उसको क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, फिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर उसके बाद जो की फजा तो रहेगी ना। नहीं, इसमें स्टेबिलिटी तो मुझे एक बात बताएं, फॉर्म 45 के तहत सारे 100% फॉर्म 45 के तहत हमारे के अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुस्तफ़ा खोकर साहब ने भी कहा है और कायरा साहब ने कहा है कि फॉर्म 45 के तहत ये लोग वाकई जीत गए थे। अब मुस्तफ़ा साहब जो हलकों में उन्होंने कहा है कि मेरे फॉर्म 45 के तहत पीटीआई जीती है, वहां पे आपने 2 सीटें उनको दे दी हैं, एक पीएमएलएन को दे दी है, एक आज़ाद को दे दी है। तो ये किस बात की वो है? जब इस किस्म की चीज़ें ठीक होंगी ना तो उसके बाद हम खुद बनाएंगे, लेकिन हम किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। आइदर वी विल बी इन government by ourselves or we will be in opposition as the strongest opposition leader. सर, गवर्नमेंट में भी आप खुद कैसे जाएंगे? आपके पास हैं 169 से 170 सीट्स। देखिए हमारे पास 100 के करीब है। सेंचुरी विदाउट अ बैट, सेंचुरी विदाउट अ बैट। किसी के साथ तो इल्हाक करेंगे ना नंबर पूरा करने के लिए सर। जब हमारे पास हमारी डॉक्टर साहब, हमारे पास 40 सीटें आ जाएंगी, आपने 169 170 तक लेकर जाना है तो कैसे जाएंगे? देखिए जब हमारे पास एक हमारी जो 40 से 50 सीटें मिल जाएंगी, हम 150 तक तो वैसे ही टच कर जाएंगे। ठीक है, जब हम 150 को टच कर जाएंगे, हमारे पास हम ऑलरेडी 100 पे तो हैं ना, हम ऑलरेडी 100 पे तो हैं। देखिए ये हमारी सोच है ना, गलत सोच है, हमारी सोच है। अगर नहीं मिलेगा मुल्क चलते, अगर नहीं मिलेगी ये तो मसला है कि पीटीआई कहती हमारी सोच है। अब देखिए अभी भी सियासी इस्तेकाम नहीं लाना चाह रहे। डॉक्टर साहब, अगर हमें नहीं मिलते हम ऑपोजिशन में जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। मिलेगी कैसे नहीं, ये सवाल है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। राना एहसान साहब, आप इस सूरत हाल पे क्या तज्जिया देंगे? मतलब अभी भी यानी पीटीआई की जानिब से या आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो जीते हैं, ये एक हम अदम इस्तेहकाम ही देखेंगे आगे जाके? अभी भी ये मामलात इलेक्शन कमीशन से ये गिला, अदलिया से राबता, फिर बाद में अदलिया पे एतबार भी नहीं, ये सब कुछ चलता रहेगा आगे भी कुछ महीने? देखें, बात ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो लोगों के एतराज़ात हैं, जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, वो ट्रिब्यूनल में जल्दी केस चलाएं। अगर कोई एविडेंस है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर नहीं है तो उसको मुस्तरद करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन ये तो वतीरा रहा है पीटीआई का कि ये मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना नहीं चाहते और हर जगह पे इन्होंने ये लड़ाई झगड़े का माहौल, पोलराइजेशन का माहौल इन्होंने बना के रखना है। देखें, अगर ये हुकूमत बनाना चाहते हैं तो करें, कौन रोक रहा है इनको? बनाएं, अगर हुकूमत बना सकते हैं। यहाँ जो हमारा पैगाम था वो तो अमन का पैगाम है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पैगाम है। हम चाहते हैं कि मुल्क को आगे लेके चलें और ये लड़ाई झगड़े के माहौल से बाहर निकलें। देखें, इलेक्शन एक हीलिंग प्रोसेस होता है, इससे अब लोग चाहते हैं कि निकल के अब आगे बढ़ेंगे। चलिए हम भी निकल के जरा आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की तरफ दोबारा आते हैं। तमाम मेहमान मेरे सबसे समझेंगे कि आखिर जो डॉक्टर साहब एक बता रहे हैं कि इस तरह हुकूमत बन सकती है, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो क्यों कह रहे हैं जी पीटीआई कहें, आज़ाद उम्मीदवार ना कहें, ये हुकूमत कैसे बन सकती है, लगारी साहब आपसे समझेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है। लगारी साहब, आपके लिए मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गई थी। डॉक्टर मोहम्मद साहब जो हमें समझा रहे थे अभी, हुमायूं मोहम्मद साहब, कि आज़ाद उम्मीदवार भी हुकूमत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं लगारी साहब? क्या फिर किसी पार्टी में जम होंगे? एक उड़ती उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि जी मजलिस वहदत मुस्लिमीन, या फिर कोई और ऑप्शन आपको समझ रही थी? लगारी साहब, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? इनके पास रास्ते खुद ही अख्तियार करना है इन्होंने। हमारा मशवरा तो ये होगा कि अगर किसी पार्टी में शामिल होना है तो शामिल हो जाएंगे। उससे सूरत यार मुझे नहीं मालूम है, आईनी माहिरीन बता सकते हैं या खुद मेहमान साहब बता सकते हैं कि अब उनकी पोजीशन क्या है। जो पीटीआई के खसूसी सीटों पर
जो आपने नाम दिए हुए थे, क्या उन नामों को ही कंसीडर किया जाएगा? चूंकि अब तो वो पार्टी के तौर पर तो आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, और आपके इलेक्शन कमीशन के पास जो खवातीन की लिस्टों के लिए मेंबरशिप के लिए जो वो गए हुए हैं, नाम गए हुए हैं, उन नामों की आईनी हैसियत क्या होगी? और दूसरी पार्टी में अगर आप चले जाते हैं तो उनके नामों की फिर क्या हैसियत रहेगी? और फिर अगर नए सिरे से आपने नाम देने हैं तो वो नाम कैसे देंगे, किस पार्टी की तरफ से देंगे? ये बड़े सवाल आते हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, उनका हल भी सामने नहीं आया, उसका जवाब भी सामने नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि इस पर बेस करता है, अगर इनको अपनी हुकूमत भी बनानी होगी तो खवातीन की सीटें तो पहले पक्की करें, वो तो नहीं पक्की कर रहे हैं ना। असल में तो जाना है इनको, खवातीन की बहुत ज्यादा सीटें होंगी, बड़ा जान होगा जो इनको जाएगा, सबसे ज्यादा सीटें इनको जाएंगी अगर इनके पास कोई एक पार्टी होगी तो जाएंगे, या एक अपनी पार्टी अगर इनकी कोई आसमानी ताकत उसको उनकी पार्टी को बहाल करा दे तब ये हो सकता है, या ये कि कोई और ताकत उनको बहाल करा सकते है तब होंगे। इस वक्त तो उनकी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनको ये सीटें मिले जो इनका राइट बनता है कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें ये ले लेते हैं, तो फिर ये पोजीशन में आ जाते हैं किसी को भी साथ मिलाकर। एमपीओ के साथ ये के साथ चले हैं और दूसरों के साथ भी चले हैं, तो फिर किसी न किसी को सही जी, ठीक है लगारी साहब, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने हिसाब से कि हम आजाद हैसियत में रहेंगे, आप पीटीआई के तौर पर, तो पीटीआई तो इलेक्शन नहीं लड़ी है ना कि आजाद निशानों पर, मुख्तलिफ निशानों पर आप इलेक्शन लड़े हैं। ठीक है जी, इस पोजीशन में इस दौरान और वक्त बिल्कुल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं, आपको फैसला करना है, वो फैसला करें ताकि ये सारी सूरत सामने आ जाए। सही है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आने से पहले राना साहब की तरफ जाऊंगी। राना साहब, फिर वजीर आजम किसको बनता देख रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। देखिए, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, और अगर कोई इसमें रद्दोबदल हुआ तो वो भी उनकी मुशावरत से होगा। ये जरूर सोचा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के चांसेस कितने % हैं? मेरे ख्याल से ये भी बातचीत चल रही है, अभी जो फाइनल डिसीजन है वो आएगा, लेकिन इसमें ये बिल्कुल कोलिशन, अगर कोलिशन हुकूमत ही लग रहा है कि होगी तो उसके अंदर इस चीज़ के इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीड करें, लेकिन ये भी फैसला मियां नवाज शरीफ का ही होगा। तो आने वाले मेरे ख्याल से चंद घंटों दिनों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो पंजाब फिर किसे देख रहे हैं? देखिए, उसके ऊपर भी अभी पार्टी जो है मुशावरत में है और जल्द फैसला इसके ऊपर सुना दिया जाएगा। ठीक है, और सदारत की कुर्सी पे कौन बैठेगा डॉक्टर मोहम्मद? देखें, ये तो अभी कोलिशन पार्टनर्स के साथ बातचीत चलेगी। चले, मैंने कहा एक अंदाजन बता देना, सब लोग ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं जी। चलें, अंदाजों पे यहाँ बड़ा कुछ हो रहा होता है, नहीं जी डॉक्टर साहब? देखिए, इस तरह है, जैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज अभी शाम को एज वी स्पीक 7 बजे मीटिंग है जो हमारे आईनी माहिर हैं उनके हैं, और मेरे ख्याल में वो बताएंगे कि हमने किस तरीके से हमने क्या करना है। अगर तो हमें समझ आती हुई कि हमारे नंबर्स बन सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हमारे नंबर और उसके बनने के तरीके होंगे, ऑब्वियसली जब हम किसी भी जगह जाते हैं और किसी की भी पार्टी में जम होते हैं, या हमारा अपना एक हैसियत, हमें हमारा रिव्यू में पटिशन है, वो हमें चीफ जस्टिस साहब ने जो एक हमारे साथ ज्यादती की थी, शायद किसी वजह से वो कह दें कि यार ये इलेक्शंस भी गलत थे और इनके ये सीट बनते, इनको इनका बल्ले का निशान वापस मिल जाना चाहिए। तो अगर मिल जाता है तो हमारे लिए मसले आसान हो जाते हैं, नहीं मिलता तो हम किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये याद रखें, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर हमने ज़्यादा नंबर जीत लिए हैं तो फिर हमने जो लिस्ट दिया उससे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा, नहीं तो उस पार्टी ने दिया वो दे देगा, नहीं हो तो दोबारा हो जाता है। वो आईनी माहिरीन बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम हाई मॉरल ग्राउंड को सामने रखें, और जैसे बाज़ लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, मैं समझता हूँ हाई मॉरल ग्राउंड्स पे मियां नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार गए। अच्छा। उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनको भी अपने ही वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं जैसे राना साहब हैं, इन जैसे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सिंकिंग वो है, ये याद रखें, जब जहाज़ लगा था, टाइटैनिक लगा था उस आइसबर्ग के साथ, तो एकदम नहीं डूबा था, उसको काफी टाइम लगा था। ठीक है। और जैसे उन्होंने, और ये याद रखे, उस वक्त जिस वक्त वो डूबा था उसके आसपास एक और जहाज भी था, उस वक्त एक और जहाज भी था, वो जहाज नहीं आया इनको बचाने के लिए। पीपल्स पार्टी उस जहाज की तरह ही वो इनके बचाने के लिए नहीं आएंगी और ये लोग डूबेंगे। तो बेहतर है कि इस्तीफे दे दो, अपने आप को बचा लो। मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, राना एहसान आप मुझसे इतने बड़े नहीं है, डॉक्टर साहब और लगारी साहब बड़े होंगे, तो इतनी पुरानी मूवी आप
आपने याद करवा दी, बड़ी हिट थी वैसे। जी राना साहब, टाइटैनिक का बार बार जिक्र हो रहा है, इस पे आप मुस्कुरा रहे थे, फिर लगाए साहब आपकी तरफ आते हैं। ये टाइटैनिक पीटीआई भी हो सकती है। वो तो ऊपर क्या आई है, वो तो ऊपर इस तरह का तो पीटीआई के ऊपर भी लागू होता है। देखें, बात ये है कि पीटीआई ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उम्मीद करते हैं कि ये फर्दर मारेंगे। मुल्क के अंदर अमन की जरूरत है, इस्तेहकाम की जरूरत है। ये आज भी अकेले चलने की बात करते हैं, बाकी जमातें इकट्ठे चलने की बात करती हैं, जोड़ने की बात करती हैं। ये फर्क है दोनों जमातों में। देखें, बाकी जो इनके कोई धांधली धुंधी के जो इल्जामात हैं, उसका हल ना पीएमएलएन ने देना है, ना पीएमएलएन इनको रोक रही है। आप जाएं, आप अपनी अदालतों से जो इंसाफ आपने लेना है आप लें, और मिलना चाहिए आपको। लेकिन अच्छा राना साहब, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, जरा इस पे भी अपना एक कमेंट दे दीजिएगा, क्योंकि बड़ी बहस चल रही है सोशल मीडिया पर भी कि ये जो वसीम साहब ने ज्वाइन किया है आपकी पार्टी को, तो लोग बड़ी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि ज़मीर जागा है या रेट लगाया गया है, या उनकी अपनी चॉइस हो सकती है, अपनी मर्जी हो सकती है। आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। देखिए, रेट की तो हमेशा बात की जाती है, लेकिन इसका कभी कोई सबूत नहीं आया। पीएमएलएन खरीदो फरोख्त यानी आपके मुताबिक जब तक सबूत नहीं तब तक ये बात बिल्कुल बेकार है। नहीं, पीएमएलएन इस चीज में बिलीव नहीं करती। नहीं, हमारी दावत सारे इंडिपेंडेंट्स के लिए है कि हमें आए, ज्वाइन करें, हम हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हिस्सा बने। अब अगर कोई आ रहा है तो उससे पूछा जाए कि वो क्यों आ रहा है या कैसे आ रहा है, लेकिन हम तो दावत देंगे। हम तो हर एक को दावत देंगे कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो आके पीएमएलएन का हिस्सा बने या इस कोalition का हिस्सा बने। तो वो हमारा फर्ज है, हम दावत दें। अगर वसीम कादिर आए, वो उनसे आप पूछें कि वो किसके वोट बैंक पे आए या कैसे आए, हमारे लिए दरवाजे खुले। ठीक है, लगारी साहब आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी, फिर किसे देख रहे हैं आप वजीर आजम पाकिस्तान? तो चूंकि मियां नवाज शरीफ सामने है और मियां नवाज शरीफ को ही देख रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से भी ऐसा कोई ऐलान नहीं, तो मियां शहबाज शरीफ को नहीं देख रहे? जी मैं क्योंकि वो बड़ी पार्टी है ना, बड़ी पार्टी की तरफ मैं उनको देखूंगा। मैं बिलावल साहब को उस वक्त देखूंगा जब उनकी पार्टी बड़ी होती। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को? मैं कोई भी हो सकते हैं, मैंने नामजद तो नहीं करना है ना, उनकी पार्टी नहीं करना है, पार्लियामानी पार्टी उनकी बैठेगी, जो फैसला करेगी उसी ने करना है। और तो फिर अगर मखलूत हुकूमत बनती है, PDM 2 बनता है, तो लगारी साहब फिर आप आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा सदर देखते हैं? नहीं, मैं ऐसे सदर नहीं देख रहा हूँ। जब तक कोई उम्मीदवार को सामने आएगा तो हम देखेंगे ना। हमें एक दिन पहले कहा था, हमारे किसी दोस्त ने कहा था कि अगर जरदारी साहब सदर हो गए तो आप क्या समझते हैं? मैंने कहा कि जाहिर है वो सदर हो सकते हैं, जब पिछली दफा सदर बने थे तो हमें तो एक दिन पहले मालूम हुआ था कि वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी हमारे सामने वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने है ही नहीं। वो कौमी असम्बली के मेंबर है, वो हुकूमत साजी के अमल में शरीक होंगे और वो सारे इस प्रोसेस में के पास इलेक्शन के जब बात। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन 2024 ख़त्म हो गए और अब वक्त है कि आगे बढ़ा जाए। इस वक्त नताइज जो भी हों, तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए मुल्क को माशी और सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी इख्तलाफात को छोड़कर और ज़ात की सियासत से निकल कर मुल्की मामलात पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। इंतखाबात हारने वाले का जीतने वाले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना एक पुरानी रिवायत है और उन पर कानून के मुताबिक फैसले होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की बात करनी चाहिए और इसका हल निकालना है और उस पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश भी करनी है। सिर्फ बातों तक बात ना हो, अमल भी हो। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जी आर्मी चीफ साहब ने ये जो कहा कि तमाम सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर मुल्क की है उस पर तवज्जो करनी चाहिए मरकूज़, और इसके साथ साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुल्क की मईशत पर तवज्जो मरकूज़ करने की है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की उसी वक्त रुकती है जब मईशत का पहिया जाम हो जाता है। और हम इस वक्त इस पोजीशन में शायद नहीं हैं कि इस बात पर कोई भी किसी भी किस्म का माइनर सा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सके। अच्छा, मईशत की बहाली और मईशत का मुस्तहकम होना ज़ाहिरी बात है, वक्त की ज़रूरत है और हम ये सुनते आ रहे हैं, आपके साथ हम इस बारे में बात भी करते हैं जितने भी मेहमान होते हैं कि जी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम भी जन्म लेता है। ये और बहुत से आम से मामलात बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, सीनियर सितारुफ के मोहताज। बहुत शुक्रिया
डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप तो तमाम जो मसाइल हैं उन पर नज़र भी रखते हैं और आप हल भी तजवीज़ करते हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि इलेक्शन 2024 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजर गया, इंतखाबात का दिन, और अमनो अमान की हवाले से जो शुकूक शुबात थे या बहुत से चैलेंजेस थे उनसे निमट लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन जो फ़ोन सर्विस बंद हो गई उसकी वजह से बहुत से लोगों ने बड़ी तनकीद भी शुरू कर दी, उसको किसी और तरह का रंग देने की कोशिश की। ये नहीं सोचा गया कि जी खुदा ना ख्वास्ता अगर फ़ोन सर्विस चलती रहती, कोई नाखुशगवार बड़ा वाक़या पेश आ जाता तो क्या होता। उस तरह के वाक़यात से हम बच गए, अमनो अमान से वो दिन गुजर गया। पहले मैं आपके इस पर कॉमेंट चाहूँगी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन इलेक्शंस थे मोबाइल सर्विस बंद करके जितने भी खतरात थे उनसे बचा गया। पाकिस्तान की इंटरनेशनली क्या इमेज होता कि अगर कहीं पे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस चल रही होती, कहीं पे कोई बम धमाका हो रहा होता। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी तो आपको याद है कि हम मुहर्रम उल हराम में भी तो 9-10 मुहर्रम को अक्सर जो है वो मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है ताकि जो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। आपको पता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बहुत सारे हालात खराब है, वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं जो कि देख रही हैं कि बड़ी तादाद में जब भी पाकिस्तानी बाहर निकले तो हम उन पे हमला कर सके। सो मैं समझता हूं पहले तो ये जो स्टेप लिया गया इसको जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। हालांकि देखा जाए तो जिस सियासी जमात ने ज्यादा शोर डाला है उसके वोट भी ज्यादा हैं, उनकी मेजॉरिटी भी है इस वक्त नेशनल असेंबली में। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, मरकज में उनकी सीटें ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते, वो बाकियों को चोर डाकू कहते रहते हैं, तो वो किसी के साथ पॉलिटिकल कोलिशन में नहीं जाते, वरना चाहें तो वो हुकूमत बना सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने उस दिन जो स्टेप लिया, मैं समझता हूँ वो लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की जानें बचाने के हवाले से बहुत जरूरी था। और खासतौर पर डॉक्टर साहब आपको पता है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो कुछ धमाके हुए बलूचिस्तान में, उसकी वजह से खतरा था कि इलेक्शन वाले दिन भी जो है वो होता। लेकिन मैं समझता हूं एक वाइज मूव थी जिसमें मासूम जानें बच गईं। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म सोचें, पूरे पाकिस्तान का सोचें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में भी खासतौर पे केपी के की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान का भी आपने जिक्र कर दिया कि इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के वाक़यात हमें देखने में मिले। फॉर एग्जांपल मैं JUI फे की बात करूं मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से, लेकिन शुक्र है कि इलेक्शन वाले दिन ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि अच्छे वाइज डिसीजंस लिए गए, मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद किया गया। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ लोग जो तनकीद करते रहे वो तनकीद भी समझ से बाहर थी। ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब इलेक्शन हो गए, अब सियासी इस्तेहकाम आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आपने एक जिक्र किया कि एक पार्टी जो कि अभी भी कोलिशन में आ सकती है, उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने अच्छे वोट बैंक जो हैं उनका हमने देखा कि बड़ा वोट लिया उन्होंने, बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन वो अभी भी कि हम कोलिशन में नहीं बैठेंगे। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है कि क्या आगे ये चांसेस हो सकते हैं या PDM 2 ही देखते हैं? देखिए लग तो यही रहा है कि ये PDM 2 है। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पे बजिद हो गई है कि हमने किसी से बात नहीं करनी, तो बेसिकली वो अपने साथ ही लड़ रहे हैं, वो लोगों के मैंडेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखें लोगों ने आपको मैंडेट दिया है ताकि आप उसको गवर्नेंस में तब्दील कर सकें, आप उसको किसी पॉलिटिकल जो है मेजॉरिटी में तब्दील करें, इलेक्टोरल मेजॉरिटी में तब्दील करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें जी हमारे नुमाइंदे बैठ के ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिसका हमें फायदा होता है। लोग आपको वोट दें, आप असेंबली में जाएं, वहां पे आप कहते हैं जी मैंने किसी और से बात नहीं करनी, और रिटर्न में क्या होगा, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके तो मसाइल हल ना हुए जो वादे आपने उनसे किए थे, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाकी जो हैं जो उन्होंने वादे किए उन्होंने तो अपने ट्रांसलेट कर लेने हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ जो वादे किए गए डेवलपमेंट के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो तो चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ को समझना है कि अगर आप लोगों के दिए हुए मैंडेट को
एक प्रॉपर पॉलिटिकल मेजॉरिटी होते हुए अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अगर आप अपने नाक के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूं ये लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो किसी से बात नहीं करते, जो पार्लियामेंट में जाके उनके दिए हुए मैंडेट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में, इन टर्म्स ऑफ अच्छी लेजिस्लेशन के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग होप। देखिए, लोगों ने उम्मीद को वोट दिया है, वो किसी भी जमात को वोट हो, वो उम्मीद को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारा रिवायती हरीफ भारत उनके टीवी चैनल्स पर भी आप अपीयर होते हैं और बड़ा आप उनको बड़ा सही तगड़ा जवाब देते हैं और बड़ी खुशी होती है देखकर जब आप उनको जवाब देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि कुछ हमारे ही यहाँ से लोग जो कि बाहर के ममालिक में बैठे हैं और सारा दिन ट्विटर यूट्यूब खेलते रहते हैं, जिनमें एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, हमारे कुछ सीनियर, हमारी बरादरी से सीनियर एंकर पर्सन्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से अपनी पहचान बनाई और बाहर बैठकर अब वो पाकिस्तान की आवाम को अभी भी इंतशार और इस किस्म की चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो कहीं उनके जो इमेच्योर किस्म के फॉलोअर्स हैं उनको बेसिकली चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ जाएं, पता नहीं ऐसा क्या कर दें। तो ऐसे लोग चाह क्या रहे हैं? और अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो अभी भी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाता देख रहे पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में बैठ के, तो क्या वो भारत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? क्या वो हमारे दुश्मन ममालिक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? देखिए, बिल्कुल आपने बात तो डॉक्टर साहबा, ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कोशिशें हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, उसको जो धचका पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी छोटी सी मिनॉरिटी है। बड़े थोड़े से लोग हैं जो उनको सुनते हैं। वो 50,000 हो सकते हैं, वो लाख हो सकता है। ये 25-26 करोड़ का मुल्क है डॉक्टर साहबा, ये 50,000 और लाख का मुल्क नहीं है। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा मसला पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क ने चंद यूट्यूबर या चंद फेसबुक या सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर नहीं चलना। इस मुल्क ने चलना है उस पॉलिटिकल दानिश के ऊपर, जिस पॉलिटिकल दानिश को उन्होंने वोट दिया है। सो जो पॉलिटिकल दानिश इस वक्त असेंबली में जाके अपने आप के की कैद में है और वो कुछ सोच नहीं सकती, वो अपने से अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, मैं समझता हूं वो खुद अपने लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वो सियासतदानों से बात नहीं कर सकते। अभी उनको मेजॉरिटी दी गई, लेकिन वो किसी और सियासतदान से। चलिए, एक तासुर जो जा रहा था कमर चीमा साहब, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जो एक कहा जा रहा था कि जी एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, फलां को सिलेक्ट कर लिया गया, पहले से तय कर दिया गया। तो अगर हमने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस पार्टी ने जितनी भी सीटें ली, आजाद उम्मीदवार जिनका किस पार्टी से ताल्लुक था ये सबको पता है, अगर इनको भी सीटें मिली हैं तो फिर इनका ये इल्जाम तो गलत था ना कि जो कहते थे धांधली हो गई, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये अगर इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने इतना बड़ा वोट बैंक समेटा है, इतनी सीटों पे कामयाब हुए हैं, तो इट मींस कि किसी किस्म का कोई इनको दीवार से नहीं लगाया जा रहा था, किसी किस्म का किसी और को फेवर नहीं दिया जा रहा था। जो रिजल्ट्स हैं सबके सामने हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया। अभी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि 2024 का रिजल्ट है वो 36 घंटों में आया है और जो 2018 का रिजल्ट था वो 66 घंटों में आया। क्वेश्चन ये है कि तनकीद जरूर करें, लेकिन उस तनकीद की इस तरह की होनी, तामीरी तनकीद हो जिसमें आप इलेक्शन रिंग एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ऐसा निज़ाम बना सकें कि आप उस पर क्वेश्चन मार्क न करें। जब हुकूमत में आते हैं तो आपका ध्यान ये होता है कि मैंने सियासतदानों को जेलों में कैसे डालना है, मैंने बदले कैसे लेने हैं, मुझे प्रोटोकॉल किधर है, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, मेरी फैमिली के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो जो किकबैक्स ले रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ है। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हुए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूं आज जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, मैं नहीं कहता कि ये 100% ठीक इलेक्शंस हैं, हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। देखें, किसने कहना है ये इलेक्शन ठीक हुए हैं? जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, क्या कभी इन्होंने 70-75 सालों में, जब भी 1970 से आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले भी चले जाए, कभी किसी ने माना है? कभी नहीं माना। हुकूमत मिल जाए तो कहते हैं अच्छे हैं, हुकूमत ना मिले तो कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।